नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने स्वास्थ्य संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। बढ़ती उम्र के साथ में इंसान अपने शरीर में कई बदलाव महसूस करता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाता है और कॉमन बीमारियां जो अक्सर व्यक्ति सुनता है वो है बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एट्सेट्रा। लेकिन एक ऐसी आम शब्द जो बहुत सुनने में आता है वो है गठिया यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया? क्या इससे बचा जा सकता है? क्या इसके लक्षण होते हैं? और यदि किसी व्यक्ति को गठिया हो जाए तो क्या इसका इलाज संभव है? इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर में मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग धाकड़। आप सीनियर प्रोफेसर और यूनिट हेड ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एसएमएस और साथ ही एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में नोडल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर में। यदि आप भी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि गठिया क्या है, यदि आपको या आपके परिवार में आसपास में किसी को कुछ समस्या है तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270409 और 270499। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपको। और जब तक हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं, गठिया एक ऐसा आम शब्द है जो हर घर में सुनाई देता है और बढ़ती उम्र के साथ में जोड़ों का दर्द, घुटनों में दर्द बहुत आम बात है। तो हम अगर गठिया को समझना चाहें तो गठिया आखिर होता क्या है? शालू जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हेलो डॉक्टर के हमारे सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन है। और बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने भी पूछा। ये जो गठिया है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में जो शरीर की रचना है उसमें हमारे जोड़ों का जो काम है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जोड़ों के माध्यम से हम बहुत सारे कार्य करते हैं। तो उन जोड़ों की संरचना में उनके बीच में ऐसी चिकनी परत होती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे हाथ को काम में लें चाहे पैर को काम में लें, तो हमें हमारे किए हुए उस प्रयास का भी पता नहीं चलता। कोई थकावट नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जब इस प्रकार की कोई बीमारी जो जोड़ों पर असर डालती है तो उसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में गठिया कहते हैं। गठिया शरीर के किसी भी जोड़ को अपने आगोश में ले सकती है, चाहे वो घुटने के हों, कूल्हे के हों, पाँव नीचे टखने के हों, कंधे का जोड़ है, कोहनी है, हाथ का है, कलाई का है। तो जब इन जोड़ों की वह चिकनी परत किसी भी कारण से खराब होने लगती है तो हमारे को दर्द होता है, उस जोड़ को काम में लेने में हमें संकोच होता है, उसमें सूजन आती है। तो ऐसा ही जब बढ़ती उम्र के साथ होने लगता है या किसी दुर्घटना के या किसी अन्य रोग के कारण यदि वो सतह की चिकनाहट कम होती है तो उसे फिर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जहाँ तक हम बात करें चिकनाई की, तो उम्र के साथ में जो लुब्रिकेशन है, चिकनाई अपने आप कम होती है। तभी शायद घर के बड़े बुजुर्ग बहुत जोर रखते हैं इस बात की कि खूब घी खाया करो और अच्छे से घी खाया करो और जोड़ से चलेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े जो बात बताते हैं वो सच है या ये मिथ है कि हमें खूब घी खाना चाहिए जिससे कि हमारे जोड़ अच्छे से चलते रहें? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा आपसे, घी खाना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सीमित मात्रा में या जो हमें शरीर को आवश्यकता है उसके अनुरूप। जोड़ की जो चिकनाई है उसका घी खाने से संबंध नहीं है। और इसलिए यदि हम ज़्यादा घी खाते हैं और हमारे शरीर का वजन बढ़ता है तो उल्टा वो हमारे जो जोड़ हैं उनके लिए सही नहीं होता। तो ये जो जोड़ों की चिकनाहट कम होती है उसमें मैंने अभी कई कारण आपको बताए कि बढ़ती उम्र के कारण जो आपने पूछा उसमें ये कुदरत का नियम है कि वैज्ञानिक रीति से 35 वर्ष से 40 वर्ष का जो आयु है इस तक हमारे शरीर का जो संतुलन इस प्रकार से होता है कि शरीर का कोई भी भाग हो, चाहे वो हमारे जोड़ हो, मांसपेशियाँ हो, रक्त, वो एक स्वास्थ्यवर्धक या उन्नति या वृद्धि की ओर होते हैं। लेकिन इसके पश्चात प्राकृतिक नियमों से हमारे शरीर में एक आयु का प्रभाव आने लगता है, क्षय की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। उस कारण से जोड़ों में परिवर्तन आता है। जी, हम चर्चा जारी रखें, एक दर्शक से बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। नाम बताएं अपना। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। नाम बताएं अपना। जी मैडम, मैं छत्तीसगढ़ से मनोज कुमार बोल रहा हूँ। जी बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्थराइटिस जो है इसके बाद वो क्या बच्चों को भी हो सकता है, और अगर बच्चों को होता है तो क्या उससे बचाव के लिए उन बच्चों को क्या करना चाहिए? जी, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद।
मैं जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है बच्चों को क्या गठिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बहुत कम आयु से, गर्भावस्था से बाहर आने के पश्चात जो अल्पायु है उससे भी गठिया हो सकती है, लेकिन उसमें सामान्यतः कारण कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वो हमारे शरीर के ही कुछ ऐसे विकार होते हैं जिनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से संदर्भित इस प्रकार की कोशिकाएं जोड़ों पर हमला करती हैं, उसके कारण होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस कम बच्चे की कम उम्र में हो सकती है, वो हो सकती है, लेकिन उसमें अधिकतर कारण दुर्घटना या चोट लगना होता है। जब चोट लगती है और उस चोट का हम समुचित उपचार नहीं करते, जोड़ों को रगड़ते हैं, मसलते हैं, तो उसके जो जोड़ों की अंदर की जो सतह है वो खुरदरी हो जाती है और कम उम्र में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस उत्पन्न होने लग जाती है। ये तो बात रही छोटी उम्र की, जहाँ पर जैसा कि हमारे दर्शक ने हमसे पूछा, जहाँ पर दुर्घटना या किसी प्रकार की इंजरी सी हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ में क्या इंजरी के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति गठिया से ग्रसित हो जाता है, और क्या ये बिल्कुल 100% ही होता है कि बढ़ती उम्र के साथ में, जैसा कि आपने कहा कि जो शरीर है वो ढलान पर आता है, तो गठिया होना एक अनिवार्य सी बात हो जाती है? इसको हम अनिवार्य तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्राकृतिक सामान्य नियम के तहत ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी उम्र बढ़ रही है सभी को गठिया होगी ही होगी, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने शरीर के प्रति सचेत हैं और ऐसे वो अल्पायु में से ही नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर के वजन का ध्यान रखते हैं और किसी भी जो जोड़ है उसको संतुलित उपयोग ना करके अत्यधिक उपयोग करने से बचते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जो जिनकी आयु बढ़ रही है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी ही होगी। कुछ लक्षण हो सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ, लेकिन उनको नियंत्रित किया जा सकता है। क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब? जैसे हम आराम से चल रहे हैं, कभी हमें लगता है कि आज हमने पार्क में वॉक किया, लेकिन कल भी मैं इतना ही चला था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे जोड़ों में तकलीफ हो रही है इतना चलने के बाद, यानी दर्द हो रहा है। दूसरा लक्षण कि उसमें कोई सूजन होती है या उन्हें उठने बैठने में तकलीफ होती है। पहले तो वो आराम से बैठ पाते थे, नीचे ज़मीन से बैठकर उठने में दिक्कत होती है, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर उठने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये सबसे शुरुआती लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि हाँ भाई हमारे जोड़ों में तकलीफ है, दर्द है, सूजन है, काम करने में हमें दिक्कत आ रही है। और यदि ऐसी अवस्था 7 दिन या उससे अधिक रहती है तो फिर उन्हें निश्चित रूप से अपने निकटतम जो भी उपलब्ध चिकित्सक हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ, उनसे सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या ये जो घुटने का दर्द है या ये एड़ियों का दर्द है, कभी कभार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति होता है वो बढ़ती उम्र के बाद भी वो स्वस्थ होता है और उसका वजन भी नियंत्रण में होता है, फिर भी उसे इस तरह के लक्षण जो उसमें दिखते हैं, क्या ये भी गठिया के लक्षण होते हैं? और यदि होते हैं तो क्या कुछ कारण हो सकता है इसका? मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या है, एक हमारे शरीर की जो आनुवंशिकता या जेनेटिक्स वो भी एक रोल प्ले करती है। जैसे मान लीजिए अपने परिवार के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो चाहे हमारी माता की तरफ के हों, पिता की तरफ के हों, तो यदि उनमें इस प्रकार की कोई मिलता है हमारे को, इस प्रकार का इतिहास या हिस्ट्री की उनको इस प्रकार जोड़ों की तकलीफ रही है, तो संभावना रहती है कि जो परिवार में वो एक आनुवंशिक रूप से चल रही है। तो जिन संदर्भों के बारे में आप बात कर रही हैं उनमें आनुवंशिकता का स्थान होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं बहुत दुबले पतले से भी हैं और बिल्कुल वजन नियंत्रण में है, खान पान भी अच्छा है, फिर भी उनको इस तरह की तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, क्या सभी जो लक्षण होते हैं ये गठिया के ही होते हैं या और कुछ भी संकेत देते हैं? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, अगर जोड़ में कोई भी दर्द है, तकलीफ है, सूजन है, तो उसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई भी जोड़ अगर प्रभावित होता है तो गठिया कहते हैं। गठिया के अनेकों कारण हो सकते हैं। कुछ तो हमारे शरीर की ही जो इम्यून सिस्टम जिसे बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक सुरक्षा तंत्र जिसे बोलते हैं, यदि वो अनियंत्रित हो जाए तो हमारे जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, बढ़ती उम्र के साथ चोट के कारण या जोड़ में कोई संक्रमण रहा हो, मान लीजिए मवाद के कारण किसी कारण से इन्फेक्शन हो गया हो और या टीबी रही हो जोड़ में, उससे भी जोड़ खराब होते हैं, तो उससे भी इस प्रकार के गठिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने देखा था बीच में एक इस तरह का बुखार आया था, चिकनगुनिया, और उसके बाद में लोगों की हड्डियों में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गया था। और हमने देखा कि कई बार जो है चाहे नकल्स हो चाहे रिस्ट हो, इस तरह के भी जॉइंट्स में बहुत दर्द होने लग गया था। किस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये तो एक इन्फेक्शन था और उसके बाद में कई लोगों को गठिया की शिकायत भी सुनने में आई थी, कैसे समझ सकते हैं इसको? इसमें क्या है कि जैसे आपने कहा कि चिकनगुनिया का बहुत अच्छा उदाहरण लिया आपने। चिकनगुनिया एक वायरल संक्रमण है, वायरस के कारण होता है। उस वायरस में जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जो मुख्य, जिसको कह सकते हैं कि
उनका जो लक्ष्य स्थल होता है वो जोड़ होते हैं। तो उन जोड़ों की जो हमारी झिल्ली है, एक तो चिकनाई की परत जैसे कार्टिलेज, जिसके बारे में मैंने कहा कि जब वो हट जाती है तो दर्द होता है, और दूसरा एक झिल्ली होती है जिसे हम साइनोवियम कहते हैं, तो वो उस पर असर डालते हैं। तो उसके कारण से, उस पर प्रभाव के कारण सूजन अधिक होती है, जोड़ को हिलाने डुलाने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, और उसका पश्चवर्ती प्रभाव रहता है, यानी आफ्टर इफेक्ट रहता है। जी बिल्कुल। कि वायरल फीवर का वो दौर तो चला गया, लेकिन वो जो रह गया जोड़ों के अंदर, उन संक्रमण का प्रभाव वो एक लंबे समय तक रह सकता है। तो इसलिए जोड़ों में उठते सोकर उठेंगे या बैठ के चलेंगे तो जकड़न है, सूजन है। जी, दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े, आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं गठिया के ऊपर, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुराग धाकड़। आप सीनियर प्रोफेसर एंड यूनिट हेड ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एसएमएस और साथ ही नोडल ऑफिसर ट्रॉमा सेंटर एसएमएस में हैं। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जो जीवन शैली उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत लंबे सिटिंग आवर्स हो गए हैं, जो अधिकतर लोग हैं लैपटॉप से काम करते हैं, घर से काम करते हैं, यंग एज में भी इस तरह के हम देखते हैं कि लक्षण उत्पन्न होने लग गए हैं। कैसे समझ सकते हैं इसको और कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, जो जिस प्रकार की जीवन शैली की आप चर्चा कर रही हैं, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको मेडिकल टर्म में हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं। अर्थात हमारा जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, यानी बाहर जाकर खेलना कूदना, अधिक पैदल चलना, जिसमें हम अधिक से अधिक अपनी मांसपेशियों जोड़ों को काम में इस प्रकार से लेते हैं, वो हमें स्वस्थ रखती हैं। उसकी वह जो समय है वो घट जाता है। तो ओवर यूज़, किसी भी जोड़ का अधिक प्रयोग भी उस जोड़ के क्षय का कारण होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण होता है। जैसे अपन लैपटॉप कंप्यूटर्स पर लंबे समय तक गर्दन को झुकाकर या एक ही जगह पर बैठे हुए कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जोड़ों के लंबे समय तक ऐसा करने से उनकी संरचना पर प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो उसमें यदि हम इंटरमिटेंट ब्रेक लेते हैं बीच बीच में, जैसे घंटे भर बैठे, चाहे हम कक्ष में ही घूम लें, तो इस प्रकार की जो चीज़ है वो हमारे जोड़ों की सुरक्षा करती है। दूसरा जीवन शैली में जो अपनाना जरूरी है वो है व्यायाम, बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इस पर चर्चा जारी रखेंगे। दर्शक जोड़ने पर डॉक्टर साहब ये बात कर लेते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं। नमस्कार, मैं दलीप सिंह रावत बोल रहा हूँ। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे एक्चुअली जो पैर, दोनों पैर हैं, दलीप सिंह रावत। जी राव साहब बताएं। मेरे पैरों के जो दोनों पैर हैं ना, इनके घुटने के चारों तरफ जो हड्डियां हैं, एक तो उनमें दर्द है, ठीक है, हड्डियों में, और नीचे जो टखने होते हैं उनमें भी दर्द है, और जो पैर के ऊपर से नीचे तक हड्डी जाती है, तो पूरे पैर की हड्डी जाती है, उसमें भी कहीं कहीं पे दर्द है, और इनकी दोनों पसलियों में भी दर्द है। तो पहले मैं बहुत ठीक था, अभी 1-8 साल के अंदर मैं कहीं गया कि एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, गंगाराम, तो उन्होंने कुछ दवाएं दी थी, लेकिन कोई खास फर्क मेरे को हुआ नहीं। तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, कहाँ हम क्या इलाज में तो ढंग से बैठा भी नहीं करता। जी बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं क्या इलाज कराऊँ, कहाँ जाना? रावत जी, आपकी आयु कितनी होगी? सर मेरी, नमस्कार। नमस्कार। मेरी एज है 63 ईयर। 63 ईयर्स। आपने अभी जो जिक्र किया अपने दोनों घुटनों का, 63 जी, दोनों घुटनों और टखनों का जिक्र किया और उसके बीच की हड्डी का जिक्र किया, तो आप जिस आयु वर्ग में आते हैं उस आयु वर्ग में अगर ये 2 से ज़्यादा जोड़ अपने और पसलियों का जो इन्होंने जिक्र किया, अगर मान लीजिए उसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो पहला जो हम कारण है इसमें वो आयु के कारण जोड़ में आने वाला परिवर्तन, उससे नीचे की जो हड्डियां हैं उनको दबाव अधिक बढ़ जाता है तो दर्द होता है। दूसरा, जो मैंने जैसा पहले आपको बताया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का तंत्र है, कई बार वो भी हमारे जोड़ों के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इनके क्या है, जोड़ों का एक्सरे, उसकी जांच और कुछ इनकी खून से संदर्भित जांच भी होगी जिसमें हम इस चीज़ को कह सकें, तो तब हम इसका पूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जी। निसंदेह गठिया की समस्या है इनको, लेकिन कौन सी गठिया है और अभी इनके जोड़ किस अवस्था में है, वो जांच और रोगी को देखने के पश्चात अपन पूर्ण निष्कर्ष दे सकते हैं। जी दिलीप जी, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आपके और भी कई जांचें होंगी जिसके बाद इस निष्कर्ष पर आया जा सकेगा कि कौन सा गठिया है आपको। इसके लिए आप अपने निकटतम जो चिकित्सक है उनसे सलाह लें और एक्सपर्ट एडवाइस लें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कौन से प्रकार की गठिया हैं, तो कौन से प्रकार की गठिया होती हैं? जी देखिए, कुछ गठिया या जोड़ों की जो तकलीफ़ है वो तो पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में समान होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और कुछ
ऐसी होती है कि जो पुरुष वर्ग में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो महिलाओं में अधिक होती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो गठिया है वो इसमें अधिक कॉमन होती है अपने पुरुषों में। और इसके अलावा यूरिक एसिड की अधिकता के कारण, वजन के कारण, या ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सामान्यतः दोनों ही वर्गों में लगभग समान होती है, किंतु कुछ महिलाओं में उसकी माना जाता है। तो गठिया के ये जो विभिन्न प्रकार हैं, इन सब के कारण शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो सकता है, यानी रीढ़ की हड्डी के जोड़ भी प्रभावित हो सकते हैं, उसमें गर्दन से लेकर नीचे तक, कंधे, कोहनी और कूल्हे के जोड़, अपने घुटने, टखने, उंगलियों के जोड़, ये सभी प्रभावित हो सकते हैं। जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं व्यायाम की। जब हम बात करते हैं कि व्यायाम कितना ज़रूरी है, लेकिन हम ऐसा भी अक्सर सुनते हैं कि इतनी रनिंग करते थे या इतनी जॉगिंग करते थे या इतनी ज़्यादा वॉक करते थे कि घुटने घिस गए। तो ये एक मिथ है या ये सच है कि बहुत ज़्यादा जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, या आजकल हम देखते हैं कि जिम भी जाते हैं युवा वर्ग, बहुत एक ऐसा वर्ग भी है जो बहुत कॉन्शियस है अपने सेहत को लेकर के, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसको भी कारण माना जाता है कि ये कारण हो सकता है गठिया होने का। ये भी एक मिथ है या ये सच्चाई है? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो परंपरागत शास्त्र या ग्रंथ हैं उनमें भी श्लोक आते हैं और उसमें एक पंक्ति आती है, अति सर्वत्र वर्जयेत। बिल्कुल। अर्थात अति किसी भी चीज़ की नुकसान देगी। व्यायाम के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं कि वो हमारी जोड़ों को स्वस्थ रखने में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कितना प्रभावी है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट मेडिसिन। व्यायाम, निश्चित रूप से व्यायाम अपने शरीर के लिए अनिवार्य है। ईश्वर ने हमारे शरीर को, हमारे जोड़ और मांसपेशियों को इस प्रकार बनाया है कि हमारे ऑर्थोपेडिक्स में एक नियम होता है, उसको बोलते हैं वुल्फ लॉ। मतलब यदि हम अपनी मांसपेशियों पर, अपने जोड़ों पर, अपनी हड्डियों पर नियमित व्यायाम के माध्यम से यदि भार डालते हैं तो ये और सुगठित होती हैं, विकार रहित रहती हैं, रोग रहित रहती हैं, और जो हमारी आयु के बढ़ने की प्रक्रिया है उसको भी धीरे करती हैं। और दो तरह की आयु होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल एज, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी एक हमारा जन्म तिथि के हिसाब से बढ़ती है, एक शरीर के हिसाब से बढ़ती है। तो आपने देखा होगा कई लोग कम उम्र में ऐसा लगता है कि इनकी आयु अधिक प्रतीत हो रही है, और कई अधिक उम्र में होता है ऐसा लगता है कि इनकी आयु कम प्रतीत हो रही है। तो उसमें व्यायाम का बहुत बड़ा योगदान है। व्यायाम अल्प आयु से ही, यानी विद्यालयी जीवन से ही मनुष्य के जीवनचर्या का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। और संतुलित व्यायाम से हमेशा जोड़ों के, मांसपेशियों के और सभी प्रकार के रोगों से हमारे को बचाने में सहायक ही रहते हैं। बिल्कुल, संतुलित आहार और संतुलित भोजन दोनों ही बहुत आवश्यक होते हैं। अभी मैंने व्यायाम की बात की, संतुलित आहार तो है ही। बिल्कुल। उपचार की बात कर लेते हैं, जिससे पहले कि हम इसके प्रिवेंशन पर आएँ कि किस तरह से आहार और व्यवहार से हम इसको बचा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गठिया हो जाए फिर वो ठीक नहीं हो सकता, एक बार कोई चीज़ डिफॉर्म हो जाए। इसमें कौन कौन से उपचार आ चुके हैं, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो यदि किसी व्यक्ति को गठिया हो भी जाए तो फिर क्या उसे ताउम्र उस दर्द के साथ में, उस डिफॉर्मिटी के साथ रहना पड़ता है? नहीं, इसमें अभी विज्ञान ने इस प्रकार की प्रगति की है। मैं आपको बिंदुवार बताता हूँ जी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव रोग के उपचार से बेहतर है। तो जो व्यायाम की अपन जीवन शैली अपनाते हैं, उचित खान पान की, संतुलित जीवन शैली अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से जोड़ों के विकार कम होंगे। व्यायाम जोड़ों से संबंधित, खान पान में जैसे ऐसी चीज़ें जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी और हरी पत्तेदार सब्जियों का जो सेवन अधिक होता है, प्रोटीन डाइट अच्छी होती है। प्रोटीन डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, सीताफल, जिनमें कैल्शियम अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक सवाल आया है, जब दही की बात आई तो अक्सर ऐसा सुनते हैं जिनको गठिया होते हैं और घर वाले बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दही नहीं खानी चाहिए, खट्टा मत खाओ, उससे क्या जोड़ों के दर्द जो है वो और बढ़ जाता है, प्रभावित होता है। तो ये एक मिथ है या सच्चाई है? नहीं, ये मतलब एक भ्रांति है समाज में, ऐसा नहीं है। बल्कि जो डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट्स है, इसमें कैल्शियम होता है, जो मेन सोर्स होता है कि जो अपने शरीर को मिलता है। तो अब यदि हम इनको लेते हैं और सुबह शाम की धूप में निश्चित रूप से हम खेलते हैं बाहर आउटडोर में, तो उससे हमारे को विटामिन डी मिलता है। और जिस प्रकार अभी आपने कहा कि भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जैसे ऑफिस वर्क हम करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, तो वो हम औषधि के रूप में भी ले सकते हैं। और 40 वर्ष के पश्चात और 45 वर्ष के पश्चात जैसे महिलाओं में रजोनिवृत्ति का समय आता है, पुरुषों की भी जो आउटडोर एक्टिविटी कम होती है, तो उस परिस्थिति में कैल्शियम और विटामिन का समावेश यदि हम अपने डाइट के साथ करते हैं तो वो एक औषधि के रूप में नहीं मान सकते, हम उन्हें एक आवश्यकता के रूप में मान सकते हैं। तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है खान पान से। और
बढ़ती उम्र के साथ अपने व्यायाम को ये नहीं सोचें कि हमारी एज ये तो ज़्यादा हो गई, हाँ, अब ऐसा 40 के हो गए या 50 के हो नहीं, गए, तो वो ऐसा अपन कुछ जीवन नहीं। पर्यंत यदि उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे तो जी। इन विकारों से हमें लाभ होगा। फिर आपने पूछा कि क्या अगर एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गई तो या गठिया डेवलप हो गई तो जीवन भर उसके साथ रहना पड़ेगा? तो इसमें स्टेज होती है किसी भी जोड़ में। यदि हम प्रारंभिक स्थिति में ही उसमें तो औषधि से और कुछ जोड़ों से संबंधित विशेष व्यायाम होते हैं, उनको करने से हम उनसे बच सकते हैं। वो आगे उनका जो जिसे कहते हैं कि उत्तरोत्तर जो उनका होने वाला है प्रोग्रेसिव कोर्स, वो कम हो जाता है। लेकिन यदि वो एक एडवांस स्टेज तक आ गई, आगे आ गई और अधिक, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर फिर हमें उसमें दवाइयों के साथ शल्य चिकित्सा का भी हम सहारा लेते हैं। और अभी विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं, कूल्हे के जोड़, घुटने के जोड़, कोहनी के जोड़, तो उनमें यदि हम रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो पेशेंट का दर्द बिल्कुल चला जाता है, उसकी जीवन शैली, उसकी जीवन की गुणवत्ता में बहुत विकास होता है। ऐसे व्यक्ति सामान्य चलने के साथ साथ जैसे पहाड़ पर चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना, ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं वो। जी बिल्कुल, पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ। बिल्कुल, एक दर्शक जुड़े हैं, ये बात कर लेते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। जी मैं हरियाणा से दवा बोल रही हूँ। जी मैम। डॉक्टर, मेरे को ना सिर्फ में दिक्कत होती है और क्रैक्स मेरे को बहुत पड़ते हैं, तो मेरे को बताइए मैं उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करूँ। एक तो क्रैम्प्स होते हैं, ये तो मेरे को सुनाई दिया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने जी मैम, आप एक बार प्रश्न दोहराएं अपना। जी मेरे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। चलने फिरने में दिक्कत होती जी हाँ जी तो क्रैम्प बहुत पड़ते हैं जी। अच्छा, आपकी आयु और आपका वजन कितना होगा आप बताएंगे? जी हाँ 70 जी 77 और आपकी हाइट? हाइट 5'4". 5'4" है। तो अगर 5'4" इनकी हाइट है तो इनका आदर्श जो वजन है वो शरीर का वो 56 से 58 के बीच में होना चाहिए। तो अपने वजन, इनका शरीर का जो वजन है इनकी हाइट की तुलना में अधिक है काफ़ी। और जोड़ों को में चलने फिरने में तकलीफ हो रही है तो निश्चित रूप से ये गठिया के ही लक्षण हैं। और जैसा कि अभी भी मैंने पूर्ववर्ती जो रोगी के उपचार के संदर्भ में कहा कि गठिया के कई कारण हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उसके लिए हमें कुछ इनके परीक्षण जैसे एक्सरे करना, रक्त संबंधित इनकी जांच करना ये जरूरी है। एक इन्होंने कहा कि क्रैम्प्स इनको आ रहे हैं, तो क्रैम्प्स यूजुअली जो आ रहे होते हैं तो शरीर में अगर विटामिन डी की कमी होती है या मान लीजिए B12 वगैरह की कमी होती है विटामिन की, तो क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो उसके लिए औषधियाँ हैं, वो यदि इनको उपचार के लिए दी जाएंगी और भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक करती हैं या कैल्शियम रिच चीज़ों का सेवन जैसे दूध, दही, छाछ का लेती हैं, घी तेल तली चीज़ें नहीं लें ज़्यादा जिससे वेट बढ़ रहा है, या शुगर ज़्यादा नहीं लें जिससे वेट बढ़ रहा है, तो उससे इनको लाभ मिलेगा। और निकटतम चिकित्सक को दिखाकर उपचार लें, वो ज़्यादा प्रभावी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं वो शाकाहारी भी होते हैं, तो क्या ये भी एक वजह हो जाती है कि अक्सर कहा जाता है B12 कम है या कैल्शियम विटामिन डी कम है, तो आप शाकाहारी हैं इसलिए हैं, माफ़ कीजिए मांसाहारी हैं इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मांसाहारी हैं तो इन चीज़ों की कमी हो जाती है? नहीं, मांसाहारी तो ज़्यादा वो हेल्दी रहते हैं बजाय इसके कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देखें तो अभी पूरे विश्व का वैश्विक स्तर पर इवन जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पाश्चात्य देश हैं, उनमें भी वीगन होने का मतलब चलन है उसका, और उसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। ऐसा नहीं है। संतुलित भोजन में हमारा शरीर जो भी हम अपने मुख से ग्रहण करते हैं तो वो भीतर में उसका विघटन चाहे मांसाहार से लें चाहे शाकाहार से लें, शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व उन्हीं में होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, हर खाद्य पदार्थ उसी में विघटित होएगा और शरीर उसको उन्हीं की भाषा समझता है। जैसे कंप्यूटर में कोडिंग की भाषा समझते हैं, उसकी एक लैंग्वेज है, ऐसा हमारे शरीर। और वो सब चीज़ें यदि हमें संतुलित रूप से मिलती हैं, चाहे आप शाकाहार के माध्यम से लें या मांसाहार के, तो आवश्यक। अब कई ऐसे अपने भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहाँ शाकाहार आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ से लेना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए शाकाहार आसानी से उपलब्ध है तो अपन वहाँ से लें। पर
ऐसा नहीं है और चूंकि हमारा भारत देश तो इतनी विविधता है और इतना कुछ इतनी प्रचुर मात्रा में मिलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह जी की हाँ, समस्याएं होंगी। ज़रूरत है सिर्फ थोड़े से अनुशासन की और जानकारी की कि क्या जानकारी। सेहत के लिए हमारे लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जैसे मौसम बदलता है, सर्दियाँ हैं या बारिश है, तो जो ये दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं या किसी भी प्रकार का कुछ इन्फेक्शन है बढ़ने लगता है, ये भी क्या मिथ है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है या सच में प्रभावित करता है कि सर्दी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, बारिश आ रही है, इस वजह से जो दर्द है वो फिर से उभर जाते हैं? नहीं, ये मिथ नहीं है, ये सत्य है। हमारा जो शरीर है वातावरण के परिवर्तन को और खासकर उसमें से जोड़, वो उसमें प्रतिक्रिया देते हैं। यदि जोड़ों में पहले किसी प्रकार की चोट रही है या अभी कोई संधिवात या आर्थराइटिस चल रही है, तो जब भी कभी बादल होंगे, ठंड बढ़ेगी, ठंड उतरेगी, या अपन एसी कूलर के सामने ज़्यादा बैठते हैं तो जोड़ों के जकड़न की प्रक्रिया जो है ये होती है। ये सामान्य प्रतिक्रिया। आपने देखा होगा कि मान लीजिए अपन धूप में जाते हैं तो चेहरा एकदम लाल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो रक्त की जो वाहिनियाँ हैं वो फैल जाती हैं। और सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमारी रक्त की जो वाहिनियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसी जो हमारे जोड़ के जो ऊतक या टिश्यूज़ जिनको बोलते हैं, वो प्रतिक्रिया देते हैं वातावरणीय परिवर्तन। और जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं और लगातार एसी के सामने बैठे रहते हैं, तो उनके लिए भी यही निवेदन है कि कुछ कुछ देर में उठकर अपने ऑफिस के प्रेमिसेस में घूमें, थोड़े हाथ पैर को हिलाएं, जिससे कि ये जो नमनेस है ये नहीं आए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जब समस्या अधिक बढ़ जाती है तो कभी कभार हमें इस तरह के सर्जिकल मेथड्स पर भी जाना पड़ता है, जोड़ प्रत्यारोपण, जो जिससे लोग बहुत डरते भी हैं कि अगर हमने इस तरह का कुछ करवा लिया तो उसके बाद पता नहीं कहीं उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। किस तरह से ये प्रक्रिया होती है, कब एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है और कैसे आफ्टर सर्जरी जो है इंसान ठीक हो जाता है? जी देखिए, सामान्यतः जो चिकित्सक हैं, शल्य चिकित्सक, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके रोगी को शल्य चिकित्सा की स्थिति तक नहीं जाना पड़े। उनके जो परमात्मा प्रदत्त जोड़ हैं वो बिल्कुल दर्द विकार रहित रहें, स्वस्थ रहें और वो अपना सारा कार्य उन्हीं से करें। लेकिन फिर भी कई बार जब रोग इस हद तक बढ़ जाता है कि उनके जोड़ पूर्णतः विकृत हो चुके हैं, जिसको अपन कह सकते हैं एडवांस स्टेज पर आ गए, तो ऐसी परिस्थिति में जोड़ों का प्रत्यारोपण एक बहुत सशक्त, सुखद एक रोग का उपचार का विकल्प है। जॉइंट रिप्लेसमेंट से मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। जो लोग 4 कदम नहीं चल पाते, वो अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहे चल पाते हैं, बिना दर्द और बिना तकलीफ के। आप देखते हैं कि पाँव के नीचे एक छोटा सा छाला हो गया तो भी हमको 10 कदम चलने में दिक्कत आती है। अब जिनके जोड़ काम नहीं कर रहे, यदि उनको हम ये कहें कि आप चलिए, तो उनको जीवन में वो आनंद महसूस नहीं होता। तो कूल्हे के जोड़, घुटने के जोड़, कोहनी के जोड़, कंधे के जोड़, इस प्रत्यारोपण के पश्चात जो उस जोड़ की दर्द से संबंधित समस्या है, 97% तक, 97% तक वो पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। मतलब 100 व्यक्तियों की यदि शल्य चिकित्सा होती है तो 97% तक ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अपने जीवन में आनंद आता है, उनकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता बढ़ जाती है। और अभी विज्ञान ने जो तरक्की की है उससे जिस प्रकार के जोड़ आ रहे हैं, उससे बहुत हमारी राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना, जो माँ योजना चल रही है, इसके माध्यम से सरकार जन जन को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रही है। पहले लोग बाग, क्योंकि इनकी कीमत अधिक होती थी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो उसमें हर व्यक्ति उसको नहीं ले पाता था। लेकिन सरकार की इस कल्याणकारी योजना के कारण चाहे ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उससे उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बहुत सारी जानकारी लेनी है, लेकिन समय सीमा को देखते हुए चलते चलते हमारे दर्शकों को बहुत संक्षिप्त में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जोड़ों को विकार से संबंधित हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम जिस निवास, जिस घर में रहते हैं, रोज़ उसकी साफ़ सफाई का, उसको सही बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो पहला प्रयास हमें हमारे शरीर के लिए करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने हमें ये साधन जो दिया है, इस साधन को चुस्त दुरुस्त रखना, अपेक्षाओं के अनुरूप रखना, जिससे हम समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकें, ये हमारा प्राथमिक दायित्व है। तो उसके लिए एक तो नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम के बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, खेल के माध्यम से भी हो सकता है, जो हम व्यायामशाला में जाते हैं उसके माध्यम से हो सकता है, जिनको हम जिम कहते हैं। ये जो दौड़ना करना, व्यायाम भी 2 भागों में विभाजित है, अस्थि और मांसपेशियों के लिए वजन उठाने का और रनिंग वगैरह करना, जो हमारे हार्ट को मजबूत रखता है। खान पान का संतुलन रखें, शरीर का अपनी आयु और अपनी लंबाई के हिसाब से अपने वजन का ध्यान रखें और जीवन शैली या दिनचर्या को नियमित रखें। ये जो गैजेट्स का अधिक उपयोग करना, अधिक एक जगह पर बैठे रहना, इन सब विकारों से थोड़ा सा अपने को बचना होगा, तो निश्चित रूप से आप एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे।
और ये शरीर जो परमार्थ साधन है इसका समुचित उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग धाकड़, आपने हेलो डॉक्टर में जो भी बातें बताई, जितनी सहजता से बताई, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक उस चीज़ को ज़रूर से समझे होंगे कि किस तरह से वो अपने आप को नियम और अनुशासन से स्वस्थ रख सकते हैं, अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं और एक अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।